गुड मॉर्निंग क्लास 9th। क्षितिज का है ये सांवले सपनों की याद। लेखक हैं इसके जाबिर हुसैन। सबसे पहले हम जाबिर हुसैन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्रधान अध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में, डायरी एक विद्या है, डायरी लिखना एक मतलब कला है, तो उसको डायरी विधा कहा जाता है, में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पंछी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण मतलब उनको याद करते हुए कुछ डायरी के अंदर नोट करना। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों के याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति शैली दिल को छू जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, पाठ को पढ़ करके और फिर उसको समझाऊंगी। सुनहरे पंछियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन हुजूम के आगे आगे चलना मतलब सालिम अली की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और उनकी जो डेड बॉडी है वो जो है, जैसे मुस्लिमों के जो ताबूत होते हैं उसके अंदर लेकर के लोग सबसे आगे सालिम अली को चल रहे हैं। और अंतहीन सफ़र जिसका कि कोई अंत ना हो, जिस सफ़र का कोई अंत ना हो, उसे कहते हैं अंतहीन सफ़र। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब उनके लिए ये आखिरी बार भीड़ इकट्ठी हुई है। अब तो वो उस वन पंछी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे जगा सकेगा। मतलब मरने के बाद व्यक्ति दोबारा वापस उसी परिस्थितियों में लौटना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पंछी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पंछियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी की नज़र से देखना चाहते मतलब पंछियों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो आदमियों की तरह व्यवहार करें, सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे चहचहाएं और अपना घर बना कर रहें। इस तरह से लोग चाहते हैं कि पंछी भी व्यवहार करें। मुझे नहीं लगता नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों मतलब झरने को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पंछियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता फूटना मतलब फव्वारा फूटना। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। कब वाटिका में छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी।
पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। मतलब वृंदावन या वृंदावन जाने वालों को कृष्ण लीलाओं का जो है चित्रण या कृष्ण लीलाओं की अनुभूति जो है प्राप्त होगी। अनुभूति मतलब उनको एहसास होगा कि कृष्ण कहीं ना कहीं आसपास है और वे कभी भी सामने प्रकट हो सकते हैं। इस तरह से मतलब लोगों को एहसास दिलाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं और से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब वृंदावन चाहे कितने भी साल हो जाए, वृंदावन में कृष्ण जी की जो एहसास मतलब एक उपस्थिति की जो अनुभूति है वह हमेशा वहाँ पर मौजूद रहेगी। मिथकों मतलब कहानियों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे। मतलब 100 साल की उम्र उनकी होने को आ गई थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पंछियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। जो सालिम अली थे वे एक पंछी प्रेमी थे, पंछी वैज्ञानिक थे। पंछियों के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी उनकी किताबें जो है प्रकाशित हुई है। हमेशा वे एक दूरबीन लटकाए नए नए पंछियों की तलाश में जो है देश विदेश घूमते रहते थे और उन पंछियों के रहन सहन, जीवन इत्यादि के बारे में जो है रिसर्च करते रहते थे। कुछ विलुप्त जो पंछी थे उनको भी उन्होंने जो है उनकी भी विलुप्ति की उनको भी वापस से जो है वो इस दुनिया में वापस उन्होंने संजो के रखा है ताकि उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। तो ये जो कहानी है ये सालिम अली के ऊपर ही है। तो सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती एक रहस्यमयी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्हें बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसको गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो कि एक किसान परिवार से आते थे और एक किसान थे। तो वे प्रधानमंत्री बने थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि वे प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो वो इन सब चीज़ों को भली भांति समझ सकते थे। वे प्रधानमंत्री चौधरी साहब के गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी गई थी, मतलब हो गई थी चौधरी चरण सिंह की। जो सालिम अली थे इन्होंने चौधरी चरण सिंह को बताया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे प्रकृति को कितनी भयावह जो है क्षति पहुंचने वाली है, उसके क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे, इस चीज़ से भी उन्होंने तत्कालिक जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको अवगत कराया हुआ था। तो वो जो दुष्परिणाम सुन करके उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पंछियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। जो लॉरेंस थे, D.H. लॉरेंस, वो भी एक पंछी वैज्ञानिक थे, पंछी प्रेमी थे। उनकी मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी से, फ्रीडा से कहा कि वो अपने पति के बारे में कुछ कहें या कुछ लिखें, तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो मुझसे ज़्यादा, मतलब अपनी पत्नी से ज़्यादा वक्त वो जो है पंछियों के साथ बिताया करते थे। तो फ्रीडा का कहना ये था कि आप उन पंछियों से पूछें जो कि मेरी छत पर बैठती हैं
वो लॉरेंस के बारे में कई सारी बातें मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है। लॉरेंस मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया उसके और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। मतलब लॉरेंस की जो पत्नी थी फ्रीडा, उनके ये शब्द थे कि जो गोरैया चिड़िया जो उनकी छतों पर आकर बैठती हैं वो उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानती हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की ही तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब प्रतिरूप बनना मतलब उसी लॉरेंस के समान ही पंछी प्रेमी बनना। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पंछियों के सुराग में कहीं निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? ये जो है संस्मरण था, यादें थी, ये लेखक की यादें थी जो कि जाबिर हुसैन जी की, जो कि उन्होंने सालिम अली के लिए अपनी डायरी में लिखा हुआ था। इसकी क्वेश्चन आंसर का PDF मैं सेंड कर चुकी हूँ।